दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है सौरभ माशुरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं साल 1929 के उस सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जिसे पूरी दुनिया द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानती है। क्योंकि साल 1914 से लेकर साल 1918 तक चली वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी ना सिर्फ रफ्तार पकड़ रही थी, बल्कि आज की तारीख में जिस तरीके से हमारा स्टॉक मार्केट टॉप पे है और दिन ब दिन नए हाई बनाया जा रहा है, ठीक उसी तरीके से उस वक्त अमेरिका का स्टॉक मार्केट, जो कि उस वक्त एक प्री मेच्योर स्टॉक मार्केट हुआ करता था, वो भी दिन ब दिन नई बुलंदियों को छूने के साथ साथ अमेरिकन स्टॉक मार्केट का इंडेक्स बोले तो डाउ जोन्स दिन ब दिन नए हाई बना रहा था। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद यूएस इकोनॉमी ने ना सिर्फ रफ्तार पकड़ी, बल्कि अमेरिकी जनता की आर्थिक स्थिति भी सुधर रही थी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से अमेरिका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के जितने भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, वो सारे ही प्रोजेक्ट्स अब ना सिर्फ फिर से शुरू हो चुके थे, बल्कि अब अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर अमेरिकी महिलाओं का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ चुका था। वैसे अगर आप लोगों ने मेरी वर्ल्ड वॉर 1 की सीरीज को देखा हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यह बात पता होगी कि भले ही वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से दुनिया को कितना ही नुकसान हुआ हो, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 का एक बेनिफिट ये था कि उसने अमेरिका और यूरोपियन इकोनॉमी के अंदर महिलाओं को वर्क फोर्स के तौर पे इंट्रोड्यूस किया। सो एक्चुअली में ये वर्ल्ड वॉर 1 का बेनिफिट था। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि उस वक्त अब अमेरिका के अंदर परिवार के दोनों ही सदस्य कमा रहे थे, बोले तो बंदा और बंदी दोनों को ही सैलरी मिल रही थी। इस वजह से अब उन लोगों के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा था, जो कि वो लोग खर्च कर भी रहे थे। इनफैक्ट यही वो दौर था जब वैक्यूम क्लीनर और इलेक्ट्रिक डिश वॉशर का इनोवेशन हुआ। और क्योंकि उस वक्त अमेरिकन फैमिलीज की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी थी, इस वजह से ये तमाम प्रोडक्ट उस वक्त हाथों हाथ बिक रहे थे, इंक्लूडिंग फोर्ड मोटर की उस वक्त की ब्रांड न्यू कार। इतना ही नहीं, क्योंकि अब परिवार के दोनों ही सदस्य कमा रहे थे और दोनों ही मेंबर्स को अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी। इस वजह से उस वक्त अमेरिका के जो बैंक्स थे वो भी अमेरिका की आम पब्लिक को लोन देने में नहीं हिचकिचा रहे थे। सो अब उस वक्त अमेरिका के अंदर लोगों के पास सैलरी भी थी और बैंक से लोन भी मिल रहा था, जिसको अमेरिका के लोग खुद के ऊपर और अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर खर्च कर रहे थे। मतलब कि पैसा घूम फिर के वापस से आ रहा था इकोनॉमी के अंदर। और क्योंकि पैसा इकोनॉमी के अंदर आ रहा था, इस वजह से उस वक्त अमेरिका की जो कंपनीज थी उनकी सेल्स भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसका सीधा असर आ रहा था उनकी वैल्यूएशन के ऊपर। क्योंकि भैया जब सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी। बट यहाँ उस वक्त अमेरिका के लोगों के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई, और वो प्रॉब्लम थी पैसा खर्च करने की। क्योंकि उस वक्त लोग कमा ज्यादा रहे थे और खर्च करने के ऑप्शन कम थे। इस वजह से लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हुआ कि उनके पास ये जो एक्स्ट्रा पैसा है इसका क्या किया जाए। और यही समाधान के तौर पे आया अमेरिका का स्टॉक मार्केट। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भैया क्योंकि उस वक्त अमेरिकन कंपनीज की वैल्यूएशन दिन ब दिन बढ़ रही थी, इस वजह से स्टॉक मार्केट में उनके स्टॉक्स भी बढ़ रहे थे। सो उस वक्त अमेरिका के लोगों ने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने के लिए अपनी तमाम बचत को स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू किया। और ये खेल शुरू हुआ साल 1920 में। और क्योंकि अब अमेरिका का जो रिटेल इन्वेस्टर था वो स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी खासी तादाद में इन्वेस्ट कर रहा था, इस वजह से स्टॉक मार्केट में मौजूद कंपनीज के शेयरों के प्राइस और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, जिसका सीधा बेनिफिट हो रहा था उन रिटेल इन्वेस्टर्स को जो कि स्टॉक परचेस कर रहे थे। और क्योंकि वो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे थे, इस वजह से अमेरिका के बैंक्स उन लोगों को और ज्यादा लोन दे रहे थे। और उस वक्त अमेरिका के बैंक्स अमेरिका के लोगों को वो जो लोन दे रहे थे, उस लोन के पैसे से भी अमेरिका के लोग स्टॉक परचेस कर रहे थे एक अच्छे रिटर्न के लिए, जो कि उन लोगों को मिल भी रहा था। इनफैक्ट उस वक्त अमेरिका के स्टॉक मार्केट ने पूरे 9 साल, बोले तो साल 1920 से लेकर साल 1929 तक हमेशा ही पॉजिटिव रिटर्न दिया। हाँ बेशक बीच बीच में स्टॉक मार्केट गिरा भी, बट क्लोजिंग बेल बजने से पहले मार्केट वापस ऊपर चला जाता था। सो उस वक्त अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोगों के लिए पैसा कमाने का ये एक बहुत सुनहरा मौका था। इनफैक्ट स्थिति ये हो चुकी थी कि उस वक्त अमेरिका की लगभग 90 से 95% आबादी जो कि शहर में रहती थी, अपना सारा का सारा पैसा अच्छे रिटर्न्स पाने के चक्कर में स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रही थी। और जमाना चाहे कोई भी हो, फाइनेंशियल मार्केट में कहीं न कहीं एक अनसर्टेनिटी तो बनी ही रहती है। इसी वजह से फाइनेंशियल मार्केट का सबसे पहला नियम ही ये है कि हम लोग हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर कड़ी नजर बनाए रखें। और क्योंकि मैं खुद भी काफी लंबे समय से फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता आया हूँ, इस वजह से मेरे लिए मेरे इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना और उसके डेली परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा था जब मैं अपनी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को एक्सेल शीट के ऊपर ट्रैक किया करता था, जो काफी डिफिकल्ट भी था, कंफ्यूजिंग भी था और पेनफुल भी। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, सो उसके बाद बहुत सारे एप्स मार्केट में आए और फिर उन बहुत से एप्स में से मुझे पता चला IND मनी के बारे में, जो ना सिर्फ एक बेहतरीन ऐप है बल्कि पिछले कई महीनों से मैं खुद इस ऐप को यूज कर रहा हूँ अपने इन्वेस्टमेंट को
ट्रैक करने के लिए, क्योंकि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट चाहे स्टॉक मार्केट में हो, म्यूचुअल फंड में हो, बॉन्ड में हो, एफडी में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर आपने कहीं भी किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट को आप इस ऐप की मदद से बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐप ऑटोमेटिकली हमारे लिए सब कुछ मैनेज करता है। इनफैक्ट ये ऐप आपको आपकी नेट वर्थ दिखाने के साथ साथ आपकी करंट टोटल लायबिलिटीज भी दिखाता है, और आप इस ऐप की मदद से म्यूचुअल फंड भी परचेस कर सकते हैं और अगर चाहें तो अपने लिए फाइनेंशियल गोल भी सेट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस ऐप की मदद से अगर आप लोग चाहें तो आप अमेरिका बोले तो यूएसए के स्टॉक मार्केट में जीरो कमीशन और जीरो ब्रोकरेज पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। बोले तो अब इस IND मनी ऐप की मदद से फेसबुक, गूगल, टेस्ला और एप्पल जैसी अमेरिकन कंपनीज के शेयर खरीदना भी बहुत इजी है और पॉसिबल भी। मैंने ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप लोग एटलीस्ट एक बार ऐप को ट्राई करके जरूर देखिएगा, सचमुच में शानदार ऐप है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन हम लोग बात कर रहे थे द ग्रेट डिप्रेशन और उस वक्त अमेरिका में हो रही बेवकूफ़ी के बारे में, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के अंदर परिवार के दोनों ही सदस्य कमा रहे थे, और क्योंकि दोनों ही सदस्य कमा रहे थे इस वजह से वो लोग पैसा खर्च भी भरपूर मात्रा में कर रहे थे, और क्योंकि पैसा खर्च अच्छी मात्रा में हो रहा था इस वजह से कंपनीज के शेयरों के भाव बढ़ रहे थे, और क्योंकि लोगों को अच्छी सैलरी मिल रही थी इस वजह से बैंक्स भी लोगों को पैसा उधार दे रहे थे, और क्योंकि अब लोगों के पास खर्च करने के लिए कोई जगह बची ही नहीं, भाई सामान भी सब खरीद लिया, दारू भी आदमी पी पी के कितनी पिएगा और पार्टीज में भी कब तक जाएगा, इस वजह से लोग अपनी इनकम और बैंकों से मिलने वाला उधारी का पैसा और पैसा कमाने के चक्कर में ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे बल्कि लोग मार्जिन पे स्टॉक परचेस कर रहे थे। अब मार्जिन पे स्टॉक परचेस करना क्या होता है इसकी डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं आप लोगों को मोटा मोटा ये समझा देता हूँ कि भैया मान लेते हैं आपके पास 10 रुपए और आप लोगों को 100 रुपए का स्टॉक परचेस करना है, तो आप लोग अपने उस 10 रुपए के बेसिस पे 90 रुपए ब्रोकर से उधार लेके स्टॉक परचेस कर सकते हैं, और इस तरीके की बाइंग को मार्जिन पे स्टॉक परचेस करना कहा जाता है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन उस वक्त अमेरिका के लोग स्टॉक मार्केट के अंदर मार्जिन पे स्टॉक परचेस कर रहे थे, और क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छे खासे लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इस वजह से स्टॉक के भाव भी बढ़ रहे थे। लेकिन इस पूरी रामायण में अमेरिका के लोगों को ये पता ही नहीं चला कि कब स्टॉक मार्केट के अंदर अमेरिका की कंपनी के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो गए, क्योंकि उस वक्त जिस रफ्तार से अमेरिका के लोग अमेरिका के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे उस रफ्तार से एक्चुअली में कंपनीज की सेल नहीं हो रही थी। इनफैक्ट अब कंपनीज की सेल कम हो चुकी थी, क्योंकि लोग पैसा खर्च करने के बजाय स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे। सो कंपनीज का माल तो बिक ही नहीं रहा, लेकिन स्टॉक के प्राइस आसमान छू रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ, हो सकता है शायद आप लोग मेरा इशारा भी समझ जाओ। भाई SBI बैंक, जब भारत के स्टॉक मार्केट के अंदर SBI बैंक के शेयर का प्राइस 190 रुपए था तब भी बैंक लगभग इतना ही प्रॉफिट शो कर रही थी। जब 270 रुपए हुआ तब भी बैंक ने लगभग इतना ही प्रॉफिट शो किया, और आज जब स्टॉक का प्राइस 450 रुपए हो चुका है तब भी बैंक लगभग उतना ही प्रॉफिट शो कर रही है। सो इसे ओवर वैल्यूएशन कहा जाता है। और यहाँ मैं मेरे टीचर द्वारा कही गई एक बात आप लोगों को बताऊंगा जो उन्होंने मुझे बोली थी कि भैया किसी भी कंट्री का जो स्टॉक मार्केट होता है वो उस कंट्री की इकोनॉमी की सही पिक्चर को प्रेजेंट करता है, और जब भी किसी कंट्री का स्टॉक मार्केट उस कंट्री की इकोनॉमी की सही पिक्चर को प्रेजेंट करना बंद कर दे, यानी कि ओवर वैल्यूड हो जाए या फिर अंडर वैल्यूड हो जाए, तो समझ जाइए कि कांड होने की तैयारी में। और यही उस वक्त अमेरिका के अंदर हुआ, क्योंकि कंपनीज का माल बिक नहीं रहा था लेकिन लोग शेयर खरीदने से पीछे नहीं हट रहे थे। इस वजह से उस वक्त अमेरिका की लगभग जितनी भी कंपनीज थी उन तमाम कंपनीज के स्टॉक के प्राइस ओवर वैल्यूड की भी अपर लिमिट को क्रॉस करते हुए ओवर वैल्यूड हो गए। और फिर आया अगस्त 1929 जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट के अंदर उन तमाम ओवर वैल्यूड कंपनीज के स्टॉक्स के प्राइस एक एक करके गिरना शुरू हुए, और गिरे क्या साहब, ऐसे गिरे के लोगों को शेयर बेचने का मौका ही नहीं मिला। इनफैक्ट उस वक्त स्टॉक के प्राइस के गिरने की रफ्तार ये थी कि वो मशीन जो कि उस वक्त प्राइस बताया करती थी, जिसे कि टिकर कहा जाता था, वो ना सिर्फ खराब हो गई बल्कि ओवर डेटा होने की वजह से 4 घंटे डिले चल रही थी। इस वजह से उस वक्त अगर कोई अपना स्टॉक बेचना चाहता तो भी वो स्टॉक नहीं बेच सकता था, और इसी वजह से उस वक्त मात्र 2 से 3 दिन में अमेरिका की वो 90% शहरी आबादी जो कि पैसा कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही थी, देखते ही देखते ना सिर्फ सड़क पे आ गई बल्कि लोगों के पास रहने के लिए ना तो घर बचा और ना ही खाने के लिए खाना। और ये वही लोग थे जो कि 3 दिन पहले तक अपने जूते के ऊपर
धूल तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अब खुद धूल में सो रहे थे क्योंकि स्टॉक बिके नहीं, प्राइस गिर गए और जो स्टॉक परचेस किए थे वो भी मार्जिन पे परचेस किए थे। इस वजह से जो ब्रोकर था उसने प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर लिया और घर में जो सामान था वो तो लोन पे था, इस वजह से सामान बैंक वाले ले गए। सो लिटरली उस वक्त अमेरिका के लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। इनफैक्ट उस वक्त अमेरिका के लोगों की स्थिति कितनी ज्यादा दयनीय थी, मेरे हिसाब से इसका अंदाजा आप लोगों को इस एक फोटो से लग जाएगा कि भैया उस वक्त लोग पैसों का जुगाड़ करने के लिए अपने बच्चों तक को बेचने को तैयार थे। इस तरीके का फाइनेंशियल क्राइसिस उस वक्त अमेरिका के अंदर आया, जिससे उभरने में अमेरिकन इकोनॉमी को पूरे 4 साल लगे। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि आज की तारीख में भी दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इस बात को लेकर रिसर्च होती है कि आखिर एग्जैक्टली वो क्या कारण थे जिनकी वजह से उस वक्त अमेरिका के अंदर ये द ग्रेट डिप्रेशन की स्थिति पैदा हुई। बट आज की कंडीशन में इस तरीके का सीन नहीं हो सकता क्योंकि अब तो बाजार को मॉनिटर करने के लिए अथॉरिटीज है, जैसे हमारे यहाँ सेबी और रिजर्व बैंक बाजार को मॉनिटर करते हैं। सो इतने बड़े लेवल पे फाइनेंशियल क्राइसिस आज की तारीख में मार्केट में नहीं आ सकता, बट फिर भी क्योंकि स्टॉक मार्केट है इस वजह से थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। और अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना चाहते हैं तो ऐप का नाम तो मैंने अभी आप लोगों को बताया ही है, IND मनी। सिक्योर ऐप है, अच्छा ऐप है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, एक बार डाउनलोड करके जरूर देखिएगा। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।